नमस्कार दोस्तों, moviesala.com चैनल पर आपका स्वागत है। आइए हम लोग जो पहले जैसा कि सेशन में हम लोग देखा था अर्थ संचलन यानी अर्थ मूवमेंट के बारे में, भू संचलन के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने भू संचलन को एक फ्लो चार्ट में दिखाया था ताकि आप पूरे इंटरलिंक को स्थापित कर सके कौन सी प्रक्रिया किस प्रकार से जुड़ी हुई है, क्योंकि फ्लो चार्ट बन जाने के बाद बहुत सारे जो कंसेप्ट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। आज उसी भू संचलन टॉपिक का जो अर्थ मूवमेंट टॉपिक है उसको एक एक शब्द को हम लोग यहाँ पर समझने का कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले सेशन में बताया था कि भू संचलन एक ऐसा टॉपिक है, बीपीएससी में इसे भू संचलन कहा गया है, जबकि यूपीएससी में इसी का नाम इंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्सेज कहा गया है। एक ऐसा टॉपिक है कि अगर इसको हम लोग ढंग से कर लेते हैं तो जियोमॉर्फोलॉजी की समझ हमारी काफ़ी हद तक आसान हो जाती है, आगे के टॉपिक पढ़ने में काफ़ी सहायता मिलती है। तो आइए हम समझते हैं भू संचलन को, एक एक शब्दों को जो आए हुए हैं। तो हमारा सिलेबस में मेंशन है शब्द है भू संचलन। भू संचलन क्या है? भू संचलन का तात्पर्य हमने पीछे जो बताया था, भू संचलन के बारे में जो परिभाषा दिया था वो फ्लो चार्ट को एक समझ विकसित हो इसीलिए हमने सरल तरीके से आगे बढ़ा था। अभी मैं जो बात करूंगा वो एग्जाम में कैसे आप कैरी कर पाएंगे उसको ध्यान में रखते हुए हमने इसको भू संचलन का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत पार्थिव पदार्थों का भौतिक दबाव तथा रासायनिक पार्थिव पदार्थों का भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रिया द्वारा जिसके अंतर्गत पार्थिव पदार्थों का भौतिक दबाव रासायनिक क्रियाओं द्वारा विन्यास प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है। भौतिक पदार्थों के, यहां कर देंगे पार्थिव पदार्थों के भौतिक दबाव रासायनिक क्रिया द्वारा विन्यास प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, अब ये परिभाषा हमारी हो गई। अब इसके बाद जो है बात करेंगे कि जो भू संचलन है वो दो रूपों में संपन्न होता है। तो जो भू संचलन के दो रूप होते थे, भू संचलन के दो रूप हैं। मैं एक एक शब्दों को तोड़ रहा हूं। दो रूप है, एक था अंतर्जात बल। तो आइए बात करते हैं पहले हम लोग अंतर्जात बल पर। एक है अंतर्जात भू संचलन, क्योंकि सिलेबस में भू संचलन है तो क्या डाल देंगे अंतर्जात भू संचलन। और दूसरा हो जाएगा बहिर्जात भू संचलन। बहिर्जात भू संचलन। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं अंतर्जात भू संचलन पर। अंतर्जात भू संचलन।
अंतर्जात भू संचलन जो होते हैं, अंतर्जात भू संचलन को स्थलाकृतिक निर्माणक कहा जाता है। ये जो है स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। और अंतर्जात भू संचलन की जो शक्ति, अंतर्जात भू संचलन के लिए जो शक्ति प्राप्त होती है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो भी प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं उसी का परिणाम होता है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में कुछ प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं, कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिसके परिणाम स्वरूप भू संचलन, वहां की ऊर्जा जो है, जो अक्यूमुलेशन है, जो एनर्जी का अक्यूमुलेशन हो जाता है, जो संचय होता है, वही एनर्जी समय समय पर बाहर की तरफ प्रस्फुटित होती है, जिसका के परिणाम हमारा भू संचलन है। लेकिन ये एनर्जी का अक्यूमुलेशन है, आखिर कौन कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं, कौन कौन सी ऐसी परिघटनाएं हैं जो पृथ्वी के अंदर संपन्न होती है, या पृथ्वी की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो पृथ्वी की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिसके परिणाम स्वरूप एनर्जी का अक्यूमुलेशन पृथ्वी के आंतरिक भाग में होता है, जिसके वही जो ऊर्जा जो है सतह पर प्रस्फुटित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप भू संचलन की क्रिया संपन्न होती है। तो आइए समझते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो अंतर्जात बल के लिए जिम्मेदार होते हैं या अंतर्जात भू संचलन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसमें कारण की जब हम बात करते हैं अंतर्जात बल के कारण के लिए, तो कारण में हमारा एक कारण जो है वो हो जाता है कि जैसे जैसे रेडियो एक्टिविटी कर देते हैं, जैसे रेडियो एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी के परिणाम स्वरूप देखिए पृथ्वी की शुरुआती दौरे में पृथ्वी पर चारों तरफ बाहर जो हमारा अर्थ क्रस्ट है वहां भी रेडियो एक्टिव तत्व मौजूद है, लेकिन उनका समय के साथ अपक्षय हो गया, मतलब उनका समय के साथ जो है विघटन होता चला गया और सारी ऊर्जा स्पेस में चली गई। लेकिन जो आंतरिक भाग में जो रेडियो एक्टिव तत्व है मौजूद है, वो उनकी ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद होती है, वही ऊर्जा अकुमुलेट करके समय के साथ सतह पर प्रस्फुटित हो जाती है। तो रेडियो एक्टिविटी के परिणाम स्वरूप जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाती है। ठीक है। दूसरा ये है, दूसरा दबाव, प्रेशर, दबाव के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के जैसे सांतर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे दाब में वृद्धि होते जाती है। जो इंटरमोलिकुलर गैप होते हैं वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। जब इंटरमोलिकुलर गैप कम होते चले जाते हैं तो धीरे धीरे उनमें ऊर्जा का संचयन जो है बढ़ता चला जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के आंतरिक भाग में धीरे धीरे तापमान हमारा बढ़ता जाता है। एक तो ये हो गया। तीसरा, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का सी नंबर क्या हो जाएगा, पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी के घूर्णन के परिणाम स्वरूप हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है हमारी डायनेमो की भांति काम करती है। जब पृथ्वी का रोटेशन होता है तो आउटर कोर बाह्य कोर में एक फ्रिक्शन उत्पन्न होता है, जिसके कारण वहां हीट उत्पन्न होती है, और हीट जो होता है ना वो धीरे धीरे पृथ्वी के आंतरिक भाग में उसका संचयन होते रहता है, और वही एक समय बाद जो है भू संचलन के रूप में बाहर की तरफ प्रस्फुटित हो पाता है। और एक जो होता है पृथ्वी की प्रारंभिक ऊर्जा, पार्थिव ऊर्जा का तात्पर्य यहां पे है कि जो प्रारंभिक दिनों में जैसा कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो उसमें से बहुत सारी ऊर्जा जो है वापस स्पेस में चली गई, लेकिन जो आंतरिक भाग में ऊर्जा है अभी भी वो विद्यमान है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में विद्यमान है। यही सारी क्रियाएं जो आपस में जब मिलती हैं तो तापमान में वृद्धि होते रहता है, और तापमान में वृद्धि होने के बाद एक क्रिटिकल पॉइंट आता है, जिसके बाद जो है वो सतह पर प्रस्फुटित हो जाता है और भू संचलन के रूप में आ जाता है। लेकिन भू संचलन की क्रियाएं जो संपन्न होती है पृथ्वी के ऊपर, ये जो हमारे जो प्लेट होते हैं, प्लेट, ठीक है, तो प्लेट के सीमांत क्षेत्र में ये क्रियाएं संपन्न होती हैं। प्लेट के सीमांत क्षेत्र में ये प्रक्रियाएं भू संचलन की संपन्न होती है अंतर्जात बल के परिणाम स्वरूप। इसको हम, ठीक है, तो ये था अंतर्जात बल क्या है और अंतर्जात बल के कारण, और इन कारणों के परिणाम स्वरूप प्लेट के सीमांत क्षेत्र में भू संचलन की क्रियाएं संपन्न होती हैं। अब हम लोग आ जाते हैं कि हमारा ये प्रकार कितने होते हैं। अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा प्लेट टेक्टोनिक से भी
यहाँ पे कोरिलेशन स्थापित कर सकते हैं, जो कि यहाँ जरूरत नहीं है। जब प्लेटोटेक्टोनिक करेंगे तो आप वहां से खुद हम कोरिलेट कर लेंगे। तब हम लोग आ जाते हैं भूसंचलन के प्रकार के बारे में। तो भूसंचलन के प्रकार के बारे में जब हम आ जाते हैं तो भूसंचलन के जब प्रकार के बारे में हम आ जाते हैं तो आइए उसके प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अंतर्जात बल के दो प्रकार हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं अंतर्जात बल के दो प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहले इसको हम लोग क्लीन कर ले अच्छी तरीके से। अंतर्जात भूसंचलन के प्रकार। अंतर्जात भूसंचलन के प्रकार। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी किया था अंतर्जात भूसंचलन के प्रकार में, आप पीछे से मुझे उम्मीद है कि आप उसको देख भी रहे होंगे, फॉलो भी कर रहे होंगे। तो अंतर्जात भूसंचलन के दो प्रकार थे। एक प्रकार था हमारा आकस्मिक भूसंचलन, सडन जिसे बोलते हैं, सडन अर्थ मूवमेंट, आकस्मिक भूसंचलन। और दूसरा था, सेकेंड था हमारा दीर्घकालिक। दीर्घकालिक भूसंचलन, या इसी को लोग बोलते हैं पट्टल विरूपणी। पट्टल विरूपणी भूसंचलन, पट्टल विरूपणी भूसंचलन। आइए देखते हैं आकस्मिक भूसंचलन के बारे में। फर्स्ट, आकस्मिक भूसंचलन। देखिए, आकस्मिक भूसंचलन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक को हमने बात पहले भी किया था, लेकिन हम समझेंगे बातों को, सिर्फ हमने अप्रोच बनाया था। एक को बोलते हैं ज्वालामुखी और दूसरे को बोलते हैं भूकंप। ज्वालामुखी और भूकंप, ये दो क्रियाएं। हम जानते हैं कि जो पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा होती है वो, जैसे कि ज्वालामुखी हम लोग क्या बोलते हैं कि ये सेफ्टी वॉल्व है। ये पृथ्वी को, जो भूकंप है उसको कहा जाता है पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। पृथ्वी का सुरक्षा कवच, कवच पृथ्वी का सुरक्षा कवच है, सेफ्टी वॉल्व है ये। क्यों ज्वालामुखी कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो हमने कारण बताया था, उन सब कारणों के परिणाम स्वरूप जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो तापमान बढ़ता है, तापमान के बाद जो ऊर्जा का जो सृजन होता है, वह जो ऊर्जा जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग में धीरे धीरे अकुमुलेट होते रहती है, संचयित होते रहती है। लेकिन क्रिटिकल समय, क्रिटिकल जो एनर्जी का लेवल होता है, उसके बाद वो सतह पर विस्फोट के रूप में सतह पर आता है, जो कि ज्वालामुखी के रूप में होता है। और ये ज्वालामुखी क्रिया जो पृथ्वी पर कहीं कहीं पे जो हमारा, हमने बताया था पहले कि जो हमारा सीमांत इलाका होता है, प्लेट का जो सीमांत भाग होता है, प्लेट का सीमांत भाग, इसी सीमांत भाग पर ज्वालामुखी की क्रिया जो है संपन्न होती है और ऊर्जा सतह पर आ जाती है, जिसके कारण पूरी पृथ्वी जो है नष्ट होने से बच जाती है। एक विशेष जगह से जो सीमांत इलाका होता है, जो कि पृथ्वी का कमजोर भाग होता है, वहां से ऊर्जा बाहर की तरफ रिलीज हो जाती है। अब ज्वालामुखी क्रिया में, ज्वालामुखी की क्रिया में हम शामिल करते हैं ज्वालामुखी मैग्मा चैम्बर से लेकर के ज्वालामुखी के मुख तक। ज्वालामुखी क्रिया में मैग्मा चैम्बर से लेकर ज्वालामुखी के मुख तक जितनी भी क्रियाएं संपन्न होती हैं, वो हमारा ज्वालामुखी क्रिया कहलाती है। ये हमारा बीपीएससी के सिलेबस में पढ़ना भी है, जिसमें कि हम लोग वहां डिटेल में करेंगे। वही सिर्फ था। भूकंप की क्रिया भी जो होती है वो प्लेट के सीमांत क्षेत्र में ही होती है। इसके माध्यम से पृथ्वी जो है, जो पृथ्वी पर असंतुलन विद्यमान होता है, जगह जगह पर जो असंतुलन विद्यमान होता है सीमांत और उसके आसपास के इलाकों में, उसके द्वारा संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है। ये पृथ्वी की जो असंतुलन है, पृथ्वी जो स्थानीय असंतुलन है, वहां पर यह जो है संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है। जैसा कि हमने प्रारंभ में बताया था कि ये जो होते हैं
आकाश अंतर्जात अंतर्जात भू संचलन जो होता है, ये क्या करते हैं? स्थलाकृतिक निर्माणक होते हैं। स्थलाकृति निर्माणक होते हैं। तो आपके मन में ये प्रश्न आप उठ रहा होगा कि सर ये ज्वालामुखी और ये भूकंप ये कैसे स्थलाकृति निर्माणक होती है? तो विध्वंसक माना जाता है, इन्हें हजार डिजास्टर में शामिल किया था, कैसे हो सकता है? ये ध्यान रखेंगे, ज्वालामुखी की क्रिया जब संपन्न होती है तो ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप जो है मैग्मा सतह पर आते हैं, जिससे कि उसमें से एक प्रक्रिया होती है फिशर इरप्शन, जो आगे देखेंगे। फिशर इरप्शन से लावा सतह पर आता है, जिससे लावा पठार का निर्माण होता है। जब ये सेंट्रल इरप्शन होता है तो सिंडर कोन, लावा कोन, डोम, बेसिक डोम, लावा डोम, ठीक है, पैरासाइट कोन, ये बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं, क्रेटर काल्डेरा बनते हैं, जिससे स्थलाकृति का निर्माण भी होता है। इसी प्रकार ज्वालामुखी, जब भूकंप के बारे में बात करते हैं तो भूकंप के बारे में आपके मन में होगा सर भूकंप से तो विध्वंस होता है। भूकंप से विध्वंस होता है और ये प्रारंभ में माना जाता है कि भूकंप के परिणाम स्वरूप किसी प्रकार कोई स्थलाकृति का निर्माण नहीं होता है। लेकिन हाल के अध्ययनों से यह साबित हो चुका है कि जब भूकंप की तीव्रता का मतलब होता है जो मैग्नीट्यूड, चूंकि मैग्नीट्यूड और तीव्रता में अंतर है, लेकिन सामान्य भाषा में मैग्नीट्यूड और तीव्रता को एक माना जाता है, लेकिन मैग्नीट्यूड अलग है। मैग्नीट्यूड का मतलब ऊर्जा से है। तो जब भूकंप की एनर्जी लेवल जो है, एनर्जी लेवल रिक्टर स्केल पर 7 से अधिक होती है, 7 से अधिक होती है, 7 से अधिक होती है, ठीक है, 7 से रिक्टर स्केल पर 7 से अधिक होती है तो स्थलाकृति का निर्माण भी होता है। इससे सतह पर बालू, जल और स्थानीय टोपोग्राफी का निर्माण हो जाता है, इसीलिए इसको स्थलाकृतिक निर्माणक के श्रेणी में ही इसको रखा जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने दीर्घकालिक को देख लिया। दीर्घकालिक में अंतर्जात भू संचलन में हम लोगों ने आकस्मिक को देख लिया। अब हम लोग आकस्मिक इतनी ही बातों को हमें रखनी है। अब हम लोग आते हैं दीर्घकालिक भू संचलन पर। तो आइए दोस्तों बात करते हैं दीर्घकालिक भू संचलन पर। ये ध्यान रखेंगे, ज्योग्राफी बहुत ही मार्क्स फेचिंग विषय है और ज्योग्राफी के बारे में मैंने शुरुआती वीडियो में कहा और फिर मैं बोल रहा हूं कि मैप स्पीक देमसेल्फ, मानचित्र और डायग्राम ही जो है इस विषय की मूल जो विशेषता है। वो इस विशेषता को अन्य विषय के लोग भी अपनाना चाहते हैं, इसलिए भूगोल को समझने के लिए डायग्राम को आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आइए दीर्घकालिक भू संचलन की बात करते हैं। दीर्घकालिक भू संचलन की जब हम बात करते हैं तो दीर्घकालिक भू संचलन 2 प्रकार के होते हैं। दीर्घकालिक भू संचलन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं महादेश जनक इपिरोजेनेटिक और दूसरे को बोलते हैं पर्वत निर्माणकारी बल। तो एक हमारा है जिसे हम लोग बोलते हैं महादेश जनक बल, महादेश जनक भू संचलन। महादेश जनक भू संचलन और इसको बोलते हैं पर्वत निर्माणकारी भू संचलन। पर्वत निर्माणकारी भू संचलन, इसको अंग्रेजी में भी आप कोशिश करेंगे कि समझें, इसको बोलते हैं एपिरोजेनेटिक। एपिरोजेनेटिक अर्थ मूवमेंट, इसको बोलते हैं ओरोजेनेटिक अर्थ मूवमेंट। ओरोजेनेटिक अर्थ मूवमेंट। महादेश जनक निर्माणक बल जो होते हैं, महादेश जनक निर्माणक जो बल होते हैं, चूंकि एक तो पहले से बता दूं कि कोई भी बल अगर सतह पर लगता है तो या तो ऐसे लगेंगे, कैसे लगेंगे, अगर कोई भी अगर बल लगता है सतह पर, यांत्रिक ऊर्जा काम करती है तो ऐसे काम करेगा या ऐसे काम करेगा या फिर या ऐसे काम करेगा या ऐसे काम करेगा। ठीक है, मतलब कि क्षैतिज रूप में काम करेगा। एक ये सीरीज हो गया, एक या तो
ऐसे काम करेगा या फिर ऐसे काम करेगा, एक ये होता है। और तीसरा एक हमारा हो जाता है कि तिर्यक ऑब्लिक ढंग से लगे। तीन ही ये सीरीज हमारे पास देखने को मिलता है। और तीनों सीरीज, ये तीन प्रकार के जो ग्रुप है बल लगने का, वो दीर्घकालिक भूसंचलन में क्रियाशील होता है, दिखाई पड़ता है। तो महादेश जनक निर्माणक बल में जो है, इसका जो बल होता है, जो भूसंचलन होता है, भूसंचलन जो होता है, महादेश जनक बल का जो भूसंचलन होता है, वो लंबवत होता है। वो कैसा होता है? लंबवत होता है, वर्टिकल होता है। ठीक है, ये हमें इसमें ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है? लंबवत होता है, मतलब कि या तो ऊपर की तरफ होगा या फिर नीचे की तरफ होगा। दो ही प्रकार से इसमें बल कार्य करता है। ठीक है, और जब लंबवत है तो लंबवत से थोड़ा सा अगर टिल्टेड है, ऑब्लिक है, तो या तो इस प्रकार से होगा, लंबवत होगा, या फिर इस प्रकार से क्रियाशील होता है। ठीक है, ऑब्लिक होता है। तो लगभग ये लंबवत का ही थोड़ा सा एक अन्य रूप है, लेकिन लंबवत ही रूप में होता है। तो आइए इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो लंबवत भू संचलन की जब हम बात करते हैं, तो लंबवत भू संचलन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। लंबवत भू संचलन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक हम लोग बोलते हैं ऊपरी मुखी, अच्छा, नाम से ही महादेश जनक बल, मतलब कि ये महादेशीय भाग, महाद्वीपीय जो हमारे भाग होते हैं वहीं पर ये क्रियाशील होते हैं। महाद्वीपों के निर्माण और विनाश में इनकी भूमिका होती है। महादेश जनक बल मतलब महाद्वीपों के निर्माण एवं विनाश में इनकी भूमिका होती है। क्योंकि ये हम लोग बात कर रहे हैं कि प्राकृतिक निर्माणक होते हैं, तो प्रायः प्राकृतिक निर्माणक ही होते हैं। तो ऊपरीमुखी, लेकिन पूरी तरह से यह सत्य नहीं है कि चूंकि कहीं कहीं पे इसका विनाश भी होता है। ऊपरीमुखी और अधोमुखी, ऊपरीमुखी एवं अधोमुखी। ऊपरीमुखी मतलब ऊपरीमुखी भू संचलन और अधोमुखी भू संचलन। ऊपरीमुखी भू संचलन को हम लोग बोलते हैं अपवार्ड अर्थ मूवमेंट। इसको बोलते हैं डाउनवार्ड अर्थ मूवमेंट। अपवार्ड अर्थ मूवमेंट, दूसरे को बोलते हैं डाउनवार्ड अर्थ मूवमेंट। अपवार्ड मूवमेंट और डाउनवार्ड अर्थ मूवमेंट। अपवार्ड मूवमेंट जो है, इसका मतलब कि यहां जो बल जो कार्य करेगा, जो भू संचलन कार्य करेगा, वो ऊपर की तरफ इस प्रकार से क्रियाशील रहेगा। ठीक है, और अधोमुखी का मतलब ये हुआ कि ये जहां पर जो बल क्रियाशील होगा, अभी भू संचलन जो होगा वो इस प्रकार से क्रियाशील होगा। इसका एक अन्य रूप ये हो सकता है कि यहां पर कैसे हो, थोड़ा सा ये ऑब्लिक नेचर का भी हो सकता है। और यहां का मतलब क्या हुआ कि यहां पर ये जो है थोड़ा सा इस रूप में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने यहां पर देखी, ऊपरीमुखी और अधोमुखी। ऊपरीमुखी जो हमारा भू संचलन है, ऊपरीमुखी, ये ऊपरीमुखी भू संचलन जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वहां पर भी हो सकता है, या जो ओशनिक क्रस्ट है वहां पर भी हो सकता है। तो हम देखते हैं कि अगर हम स्थलीय भाग में होता है तो उसको क्या कहते हैं, सागरीय भाग में होता है तो क्या कहते हैं। तो आइए देखिए, अगर स्थलीय भाग में ऊपरीमुखी भाग काम करता है, स्थलीय भाग में, तो क्या होगा, और सागरीय भाग में। ठीक है, स्थलीय भाग में जब ऊपर की तरफ ये कार्य करता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं अपलिफ्टमेंट। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अपलिफ्टमेंट। इसको हम लोग बोल देते हैं उत्थान, उत्थान, अपलिफ्टमेंट। इसका सबसे सुंदर उदाहरण जो है अपलिफ्टमेंट का, अगर हम बात करें, उदाहरण की बात करें, क्योंकि इसमें ज्योग्राफी में डायग्राम और एग्जाम्पल ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो जब हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं ऊपरीमुखी में, तो इसका सबसे सुंदर उदाहरण जो है अल्लाह बांध है। अल्लाह बांध
अल्लाह बांध कहाँ है? कच्छ प्रायद्वीप पे, कच्छ प्रायद्वीप पे। ये 1819 ईस्वी से पहले सागर के नीचे था, लेकिन 1819 ईस्वी के बाद जो है 1819 ईस्वी में वहां पे अर्थ मूवमेंट हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप ये ऊपर की तरफ उठ गया, जिसके कारण कई लोग जो है बच गए थे। जो कितने लोग अचानक ऊपर की तरफ उठा तो बहुत लोगों की जान जाने से बच गई, ठीक ना, क्योंकि अगल बगल की एरिया तो नीचे की तरफ पानी में डूब गया, लेकिन कुछ भाग जो है ऊपर की तरफ उठ गया, जिसे हम लोग अल्लाह का बांध कहते हैं। लोगों की चूंकि जान बच गया, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ईश्वर ने हमें, अल्लाह ने बचा लिया, इसलिए इसको अल्लाह बांध, अल्लाह डैम या गॉड्स बांध भी कहा जाता है। कच्छ प्रायद्वीप में है, उत्थान का उदाहरण है। सागरीय भाग में अगर हम बात करते हैं, सॉरी हमने एग्जाम्पल थोड़ा सा ये है, हमने सागरीय के स्थलीय में दे दिया है। ये एग्जाम्पल जो है ना, थोड़ा सा आप ये करेंगे, स्थलीय और सागरीय, ठीक है। तो स्थलीय में जो एग्जाम्पल है, स्थलीय में उत्थान होता है, ठीक है, और उत्थान के दो उदाहरण हैं हमारे पास स्थलीय भाग में, ऊपरी मुखी में। एक जो है जो लंबवत रूप से कार्य करता है, ठीक है, इसको मैं यहां बना दे रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा जगह तो है ही, आप लोगों ने बना लिया होगा। यहां बना देता हूं क्योंकि थोड़ा सा ही हो जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे ऊपरी मुखी की, हम लोग बात कर रहे थे ऊपरी मुखी की, ऊपरी मुखी भूसंचलन, ऊपरी मुखी भूसंचलन। ऊपरी मुखी भूसंचलन हमने कहा कि या तो लंबवत रूप से ऊपर की तरफ ऐसे वर्टिकल होगा, या थोड़ा सा ऑब्लिक नेचर का लिए हुआ होगा। ये बात हम लोग पहले कर चुके हैं। ये जो है कहां पर हो सकता है? स्थल पर, स्थलीय भाग में, या फिर सागरीय भाग में, स्थलीय भाग में या सागरीय भाग में। स्थलीय भाग में ये ऊपर की तरफ जो हम बात कर रहे हैं, इसको दो उदाहरण बहुत अच्छे तरफ। अच्छा, स्थलीय भाग में जो होता है उसे हम लोग बोल देते हैं उत्थान। स्थलीय भाग में जो होता है उससे हम लोग बोल देते हैं उत्थान या अपलिफ्टमेंट। ये जो है उत्थान के दो बहुत ही सुंदर उदाहरण इंडिया में ही है। एक है जो लंबवत रूप से इस प्रकार से, लंबवत रूप से, और एक जो है ऑब्लिक रूप से वर्टिकल मूवमेंट का उदाहरण है। तो जो इसका एक उदाहरण जो है, जो कि लंबवत रूप से ऊपर की तरफ कार्य किया है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है छोटनागपुर पठार का पट पठार। छोटनागपुर पठार का पट पठार। और इसका उदाहरण जो है, सबसे अच्छा उदाहरण जो है ऑब्लिक मूवमेंट का, ऊपरी मुखी ऑब्लिक मूवमेंट का, तिर्यक भूसंचलन का, इसका उदाहरण है आपका अमरकंटक पठार। अमरकंटक पठार, ठीक है। इसको अगर हम डायग्राम से दिखाना चाहें तो हम दिखा सकते हैं कि जो यहां पर ये छोटनागपुर पठार का है, इसका ढाल जो है काफी तीखा है, मतलब स्टीप स्लोप है। और यहां जो अमरकंटक का जो ढाल होता है, जो अमरकंटक का जो है, ये थोड़ा सा इस प्रकार से है, मंद ढाल का है। और देखिए अरीय निश्चित रूप से इसकी यहां पे जो है संचलन काम करता है। इसका उदाहरण कौन सा है? अमरकंटक पठार। तो ये हमने देख लिया स्थलीय भाग में उत्थान का, हम लोगों ने यहां पर उदाहरण देख लिया, ठीक है। हम लोग बातें करते हैं सागरीय भाग में, कि सागरीय भाग में जब होता है तो सागरीय भाग में उसको क्या कहा जाता है। तो सागरीय भाग में जो होता है, सागरीय भाग में जो होता है, तो सागरीय भाग में उसको उत्थान न कर करके हम लोग उसको बोल देते हैं उन्मजन।
उन्मजन कहा जाता है, इसे इंग्लिश में कह देते हैं इमर्जेंस। ठीक है, उसका उदाहरण है जो हमने अभी बताया था कि कच्छ प्रायद्वीप में कच्छ प्रायद्वीप का जो हमारा अल्लाह बांध है, अल्लाह बांध जिसके बारे में चर्चा हमने अभी किया था, वो जो है एग्जाम्पल है उन्मजन का। ठीक है, तो ऊपरी मुख्य भू संचलन का हम लोग दो भाग में बांट दिया था, स्थलीय भाग में ऊपरी मुखी और सागरीय भाग में। स्थलीय भाग में जब ऊपरी मुखी होता है उसे हम लोग बोल देते हैं उत्थान, सागरीय भाग में अगर होता है तो उसे हम लोग बोल देते हैं उन्मजन या इमरजेंस। उत्थान के दो भाग हैं, छोटनागपुर का पठार और दूसरा है अमरकंटक का पठार। जब हम लोग उन्मजन की बात करते हैं तब हमने एग्जाम्पल सब देख के लेके चलेंगे, एग्जाम्पल लेके, चूंकि बहुत बड़ा हो जाता है ये और चूंकि महत्वपूर्ण भी होता है इसलिए करना इसको जरूरी होता है। और सागरीय भाग में जब हम बात करते हैं उन्मजन का, तो हमारा कच्छ प्रायद्वीप में जो अल्लाह बांध है जो 1819 ईस्वी में घटित हुआ था, वो उसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, ऊपरी मुखी हो गया, हम लोग बात करते हैं अधोमुखी के बारे में। अधोमुखी अधोमुखी भू संचलन। अधोमुखी भू संचलन जो है ये ऊपरी मुखी अपवार्ड मूवमेंट था, अर्थ मूवमेंट, उसके अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये जो है ये भी दो प्रकार के होते हैं। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। इसको भी हम जो है दो प्रकार में बांटते हैं। एक जो हमारा प्रकार होता है, ठीक है, अच्छा कि अधोमुखी है तो पता है कि नीचे की तरफ कार्य करेगा या फिर ऐसे कार्य करे या फिर ऐसे काम करे, लेकिन डायरेक्शन इसका कैसे रहेगा? नीचे की तरफ रहेगा, अर्थ क्रस्ट से नीचे की तरफ। तो ये जब स्थलीय भाग में भी हो सकता है और ये सागरीय भाग में भी हो सकता है। ठीक है, तो अधोमुखी स्थलीय भाग में अगर होता है तो उससे हम लोग बोल देते हैं निमज्जन। उससे हम लोग क्या बोल देते हैं? निमज्जन, यानी सबमर्जेंस। सबमर्जेंस, निमज्जन। इसमें क्या होता है कि स्थल भाग जो होता है, स्थलीय भाग में जो होता है उसको हम लोग बोल देते हैं धसाव। उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? धसाव, सब्सिडेंस, सब्सिडेंस। ठीक है, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि स्थल जो है नीचे की तरफ धस जाते हैं। पृथ्वी की सतह में क्या होते हैं? गड्ढे उत्पन्न, बड़े बड़े आकार के गड्ढे उत्पन्न हो जाते हैं, धसाव उत्पन्न हो जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है दिया जाता है टेथी सागर के बारे में। इसका जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, उदाहरण वो है टेथिस सागर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लेते हैं, यहां मैं बता रहा हूं यहां पर कि ये अगर कोई भाग है, ठीक है, और यहां से करंट अगर आ रही है नीचे की तरफ ऐसे गिर रही है, यहां से करंट आ रही है नीचे की तरफ गिर रही है, तो ये भाग जो होता है ना नीचे की तरफ इस प्रकार से ये धस जाता है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से नीचे की तरफ धस जाता है। ये भी कहां होता है? ये प्लेट के सीमांत क्षेत्र में, जो हमारा प्लेट मार्जिन होता है वहां पर ये क्रिया संपन्न होती है। तो इसका एग्जाम्पल टेथी सागर है, या फिर एक और एग्जाम्पल हम लेना चाहें तो ले सकते हैं टेथी सागर उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, उत्तर पूर्वी ब्राजील,
उत्तर पूर्वी ब्राजील का सागरीय भाग। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं स्थलीय भाग में धसाव के। ठीक है, और ये कहां होते हैं? जहां पर कि दो प्लेट आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, वहां पर इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। ये प्लेट टेक्टोनिक से भी बातें बहुत सारी क्लियर होंगी। अब आते हैं सागरीय भाग में। सागरीय भाग में जब डाउनवर्ड अर्थ मूवमेंट होता है उसको कह देते हैं निमज्जन। निमज्जन, सबमर्जेंस। इसको क्या बोल देते हैं? निमज्जन, सबमर्जेंस। और इसका अच्छा उदाहरण जो है हमको देखने को मिलता है पौंडीचेरी के निकट। पौंडीचेरी के निकट, पौंडीचेरी के निकट जो है उसका तटीय भाग जो है नीचे की तरफ धंस गया है। तो ये हमने देख लिया, जो हम सिर्फ एक भाग को देखा है महादेश जनक बल के बल को हम लोगों ने देखा है कि महादेश जनक बल जो है किस प्रकार से उसमें ऊपरी मुखी अधोमुखी की क्रिया होती है। इसका नाम तो है महादेश जनक बल, और अंतर्जात बल को हम लोगों ने प्राकृतिक निर्माणक ही माना है। लेकिन देख रहे हैं कि कहीं कहीं पे इसका विध्वंस भी होता है, कहीं कहीं भाग जो है सागर के नीचे भी चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि ये सागर के जाने की तुलना में ऊपर की तरफ उठने का घटना ज्यादा देखने को मिलती है, तो इस प्रकार से ये हमारा अस्थलाकृतिक निर्माणक है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जब भी घटना होता तो है तो पता देखा जाता है कि कहीं पे कोई भाग ऊपर की तरफ उठ रहा है, कोई भाग नीचे की तरफ धंस जा रहा है। दोनों घटनाएं लगभग साथ साथ देखने को मिलती है प्राय, जैसे हमने अल्लाह बंद के बारे में उदाहरण दिया है। ठीक है, अब जो है हम लोग बात करते हैं पर्वत निर्माणकारी बल के बारे में। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं, पर्वत निर्माणकारी बल। कार्य बल में बोल रहा हूं, लेकिन चूंकि सिलेबस में भूसंचलन है इसीलिए भूसंचलन। मुझे लगता है कि हमने पहले जब सेशन हम लोगों का था उसमें बता दिया था कि इसको जो भूसंचलन है कई नामों से जाना जाता है। भूसंचलन को हम लोग जियोमार्फिक प्रोसेस भी, भू आकृतिक प्रक्रम भी कह सकते हैं। ठीक है, और भूसंचलन जो है अंतर्जात बल, बहिर्जात बल, इस प्रकार से सिलेबस रहता है कि अंतर्जात बल, बहिर्जात बल सिर्फ ये या सिर्फ इस प्रकार से भी होते हैं कि अस्थलाकृतियों को नियंत्रित करने वाले कारक। तो उसका कई नामों से ये जाने जाते हैं, लेकिन चूंकि हमारे सिलेबस में भूसंचलन है इसलिए भूसंचलन शब्द का ही हम प्रयोग बार बार करेंगे। अब जो है जब हम पर्वत निर्माणकारी बल के बारे में बात करते हैं तो ये बल जो है ये भी दो रूप में हमें दिखाई पड़ता है, ये दो प्रकार का होता है। और पर्वत निर्माणकारी बल जो होता है ये या तो एक दूसरे के आमने सामने कार्य करेंगे या एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रियाशील होते हैं। ये दो ही रूपों में हमें दिखाई देते हैं। तो आइए हम देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। चूंकि नाम से ही पर्वत निर्माणकारी बल है तो इसके तात्पर्य है कि इससे पर्वतों का सृजन होता है, पर्वतों का निर्माण होता है। पर्वत निर्माणकारी बल जो है, ये हम जब बल के बारे में बात करते हैं तो ये जो है दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग बोल देते हैं तनाव और एक को बोल देते हैं वलन या संपीड़न, तनाव मूलक भूसंचलन। और एक को बोलते हैं संकुचन, संकुचन मूलक भूसंचलन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेंशन और इसको बोल देते हैं कंप्रेशन।
इसको हम लोग बोल देते हैं कंप्रेशन। तनाव मूलक भू संचलन एवं संकुचन मूलक भू संचलन। अब ये तनाव मूलक भू संचलन जो होते हैं, ठीक है, ये तनाव शब्द से ही है, तनाव शब्द लगा हुआ है। इसका मतलब कि ये दोनों जो बल, जो संकुचन, ये जो तनाव मूलक बल होते हैं, ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। ठीक है, अगर कोई स्थल खंड इस प्रकार से है, ठीक है, तो एक बल इधर की तरफ कार्य करता है और एक तरफ इधर के कार्य करता है, और बीच से ये क्या होता है, टूट जाते हैं। और जब हम कंप्रेशन के बारे में बात करते हैं तो इसमें अगर कोई भाग है, कोई, तो इसमें से किधर से बल क्रियाशील होता है और एक किधर से बल क्रियाशील होता है, और ये ऊपर की तरफ इस प्रकार से ऐसे उठ जाता है। ये हमारा होता है संकुचन मूलक। एक बात और ध्यान रखने की जरूरत है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रायः लोग इस बात से अनभिज्ञ रहते हैं कि तनाव मूलक बल जो होते हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, लेकिन तनाव मूलक बल के लिए, तनाव के लिए एक जरूरी भी होता है कि यहाँ की चट्टानें जो हो वो ब्रिटल प्रकृति की हो। कैसी हो? ब्रिटल, ब्रिटल हो। ब्रिटल का मतलब होता है कि चट्टानें यहाँ की कैसी हो? भंगुर हो, भंगुर हो। ठीक है, और कंप्रेशन के लिए जरूरी होता है कि चट्टानें जो हो हमारा यहाँ पे वो इलास्टिक हो। कैसी हो? इलास्टिक नेचर के हो, यानी कि लोचदार चट्टान हो, लोचदार चट्टान हो। कैसी हो? लोचदार चट्टान हो। जैसे कि ब्रिटल का मतलब होता है दृढ़ तो होते हैं लेकिन आसानी से टूट जाते हैं। ब्रिटल जो चट्टानें होती हैं ये दृढ़ तो होते हैं, ये चट्टानें जो है दृढ़ होती हैं, परंतु आसानी से टूट जाती हैं। आसानी से टूट जाती हैं। दृढ़ होती हैं परंतु ये आसानी से टूट जाती हैं। ये जो लोचदार चट्टानें होती हैं, इलास्टिक चट्टानें जो होती हैं, यह जो है लचीली होती हैं, परंतु लचीली होती है परंतु मजबूत होती हैं, मजबूत होती हैं। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें ब्रिटल के बारे में तो आपने खड़िया का नाम सुना होगा। खड़िया, खड़िया जो पेंसिल होता है ना, जो कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज या बच्चन हम लोग लिखा करते थे। चौक, चौक जो होता है देखिए कितना मजबूत लगता है, लेकिन उसका आसानी से टूट जाता है। जब भी दबाव डालते हैं, प्रेशर करते हैं, तुरंत टूट जाता है, आसानी से टूट जाता है। और लचीला होता है परंतु मजबूत होता है। इसका सबसे सुंदर उदाहरण कौन सा मजबूत होता है? रबर। ठीक है, इस प्रकृति को समझना जरूरी है, तभी बातें आगे समझ में हमें आएंगी। तो इसमें तनाव मूलक भू संचलन के बारे में बात यह है कि तनाव मूलक भू संचलन जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। तनाव मूलक भू संचलन जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है तनाव मूलक भू संचलन, उसे हम लोग बोल देते हैं दरार। एक को हम लोग क्या बोल देते हैं? दरार। और दूसरे को हम लोग बोल देते हैं भ्रंश। दूसरे को बोल देते हैं भ्रंश। दरार अंग्रेजी में से बोलते हैं क्रैकिंग, और इसको बोलते हैं अंग्रेजी में फॉल्ट। अंग्रेजी में बोल देते हैं फॉल्ट। क्रैक जो है कुछ नहीं, क्रैक अगर है
मान लेते हैं कोई ये स्थल खंड है, ठीक है, और ये स्थल खंड पे अगर बीच में इस प्रकार से कोई दरार यहां तक इस प्रकार से कोई उत्पन्न हो जाता है और ये भाग एक दूसरे से दूर हो जाता है, इसको हम लोग बोल देते हैं कि दरार हो गया है। ये भाग जो है, ये पार्ट और ये पार्ट एक दूसरे से अपोजिट दिशा में चले जाते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं दरार। बहुत दूर तक इसमें एक खंड का दूसरे खंड से विस्थापन नहीं होता है, ठीक है, दरार। फॉल्टिंग की जो बात होती है, फॉल्टिंग में जो क्या होता है कि इसका एक खंड जो है दूसरे खंड से काफी दूर तक चले जाते हैं। तो दोस्तों इसको ध्यान रखेंगे, और अभी हम लोग बात कर रहे हैं दरार के, फॉल्ट के बारे में। तो आइए फॉल्ट के बारे में बस ध्यान रखें कि दरार में जो होता है एक स्थल खंड जो है तनाव मूलक बल के परिणाम स्वरूप एक खंड जो दूसरे खंड से अलग हो जाता है, कई खंडों में विभाजित हो जाता है या हो सकता है, और उसमें एक खंड और दो खंड के बीच की विस्थापन जो होता है, एक खंड से दूसरे खंड के बीच विस्थापन जो होता है वो बहुत दूरी तक नहीं होता है, ठीक है, वो दरार होता है। अब हम लोग बात करते हैं भ्रंश के बारे में। तो आइए भ्रंश को देखते हैं। फॉल्ट, अगर आप इस क्लास को करना चाहते हैं तो क्लास का इंस्टीट्यूट कोड जो है वो है ACHI0048, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फॉल्ट मतलब भ्रंश के बारे में। भ्रंश, देखिए भ्रंश के बारे में हम बात करें उससे पहले मैं चाहता हूं कि भ्रंश को थोड़ा सा समझ लिया जाए, और उसके बाद हम बात करते हैं कि भ्रंश के आगे में भ्रंश कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये भाग जो था पहले ये यहां पर था, ये जो अभी नीचे देख रहे हैं आप, ये कहां तक था, यहां तक पूरा ये यहां पर था,